और खून की कोई बीमारी ना आवे, इसलिए वो मूंगा वहां रखा जाता है। एक दूसरा है नीलमणि, यानी नीलमणि तो शनि महाराज का होता है। शनि भी गुरु है और बृहस्पति भी गुरु है। और शनि जो होता है वो मंदचार होता है, यानी शीघ्र हमारी प्रगति हो जाए। लेकिन जो प्रगति हमारी होगी वो शाश्वत प्रगति होनी चाहिए, इसीलिए वो शनि का नीलमणि भी उसमें होता है। दूसरी एक बात होती है माणिक, यानी सूर्य का रत्न भी उसमें हम डालते हैं। तो सूर्य नारायण तो हमारे आत्मा का कारक है। हमें घर में कोई भी निर्णय लेने के लिए हम यदि बैठ गए तो हमें उचित निर्णय मिलना चाहिए, और उचित निर्णय मिलने के बाद वो पूरा करने के लिए हमें आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वो आत्म शक्ति मिलती है हमें सूर्य नारायण से। तो सूर्य नारायण का रत्न भी हम उसके साथ निक्षेप करते हैं, उसको माणिक बोलते हैं। और सुवर्ण भी होता है, और उसके साथ एक शैवाल भी नामक एक वनस्पति होती है। जहाँ कोई दीवार के ऊपर पानी गिरता रहता है वहां वो शैवाल आ जाता है हरे रंग का। तो वो जब भी पानी का उसके साथ संबंध आएगा तभी वो हरा हो सकता है, यानी जीवित हो सकता है, ऐसा होता है। तो हमारे घर में हमेशा गीलापन रहना चाहिए, यानी गीलापन यानी क्या, प्रेम का गीलापन रहना चाहिए। एवरग्रीन हमारे सभी मेंबर्स रहने चाहिए कुटुंब के, इसलिए वो शैवाल होता है। और भी इस वास्तु शांति के साथ या वास्तु पुरुष के साथ हम पंचमूर्ति का वास्तु शांति के साथ निक्षेप करवाते हैं। उसमें एक होती है हाथी के पाँव की मिट्टी, दूसरी होती है घोड़े के पाँव की मिट्टी, तीसरी होती है रास्ते के ऊपर जहाँ 4 रास्ते इकट्ठा आते हैं वहां की मिट्टी लगती है। जहाँ 2 नदियों का संगम होता है वहां की मिट्टी लगती है। कोई राजवाड़े की मिट्टी लगती है, राजा प्रासाद की मिट्टी लगती है। और दूसरे जो ईंटी होती है, मूंगी होती है, उसके घर की भी वो मिट्टी लगती है। सभी मिट्टियों में उसी जगह पे कुछ न कुछ तो एनर्जी होती है, कुछ न कुछ तो पावर होती है, कुछ न कुछ तो शक्ति होती है। यदि हम इतनी सी मिट्टी लाएंगे और हमारे वास्तु शांति के साथ उसका निक्षेप करवाएंगे तो वही गुण हमारे घर में आ सकते हैं वो मिट्टी के साथ। तो इसीलिए पहले हम हाथी जहाँ बांधा जाता है, हाथीशाला जहाँ रहती है, वहां की मिट्टी हम लाते हैं और हमारे घर में वास्तु पुरुष के साथ रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो हाथी होता है वो हाथी सभी प्राणियों में बड़ा प्राणी है। और आज के दिन में भी यदि हम सोचेंगे कि हम हाथी पालेंगे तो कितना कठिन होता है। तो हम हाथी तो पाल नहीं सकते, लेकिन हाथी पालने का सामर्थ्य हमें मिल जाए। और हाथी तो ऐश्वर्य होता है, और हाथी वो गजांत लक्ष्मी बोलते हैं उसको। हाथी लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है, ऐश्वर्य का भी प्रतीक है, लक्ष्मी का भी प्रतीक है, राज का भी प्रतीक है। ये सभी ऐश्वर्य हाथी के पांव में रहते हैं। और सभी प्राणियों में शक्तिमान हाथी होता है, और ज्यादा आयु वाला भी हाथी रहता है। तो ये सभी गुण उसके पांव के नीचे वाली जो मिट्टी है उसी मिट्टी में रहते हैं। क्योंकि हाथी के पाँवों के नीचे वाली जो मिट्टी है उसमें हाथी के गुण रहते हैं। वही मिट्टी हम लाते हैं और हम निक्षेप करते हैं। दूसरी एक होती है घोड़ों के तबेले की मिट्टी होती है। घोड़ों के पाँव के नीचे वाली जो मिट्टी लाते हैं उसमें क्या होता है, देखो घोड़ा ऐसा होता है कि घोड़ा सबसे पावरफुल होता है, सबसे शक्तिमान घोड़ा रहता है। आज भी हम कोई यदि नया यंत्र बनाएंगे, या तो रेल चलती है या तो मोटर कार चलती है, तो उसके इंजन की पावर जो नापते हैं तो सभी लोग बोलते हैं ये इतनी हॉर्स पावर का इंजन है। यानी हॉर्स पावर यानी घोड़ों के शक्ति से ही यंत्र की शक्ति नापी जाती है। तो इसीलिए घोड़ों के पास बहुत सारी शक्ति होती है। और यदि हम पुराने जमाने में युद्ध के समय भी घोड़े के ऊपर जाते थे, कोई यदि शिकार करना हो तो वो घोड़े को ऊपर भी शेर की शिकार करने के लिए जाते थे।
लेकिन शिकार करते समय वो घोड़ा कभी डरता नहीं था। वो युद्ध के समय कभी घोड़ा पीछे पीछे नहीं आता था, वो कभी किसी को डरता नहीं। इसलिए उसके पास धैर्य भी है और शक्ति भी है और रनिंग करने की यानी उसके पास बहुत ही शक्ति है। और इसीलिए वो घोड़ों के पावों के नीचे वाली मिट्टी वो हम लाते हैं और उसका निक्षेप करवाते हैं। दूसरी एक होती है, पहली होती है हाथी के पाव के नीचे वाली मिट्टी, दूसरी होती है घोड़ों के पावों की मिट्टी, तीसरी होती है संगमों की मिट्टी, यानी जहां दो नदियों का संगम हो जाता है वही की मिट्टी हम लाते हैं। क्योंकि वहां संगम में क्या होता है, दोनों नदियों दोनों प्रवाहों से अलग अलग गुण वहां लेके आती है और अलग अलग गुण लाते हुए भी जब वो उनका उस नदियों का संगम हो जाता है तो बाद में एक ही नदी आगे बहती रहती है और पूरी एक रूप होके बहती है। तो हमारे घर में यदि कोई मेहमान आएंगे, कोई मित्र आएंगे, कोई परिवार में हमें मिलने आएगा तो हमारा उनके साथ ऐसा संगम होना चाहिए कि हम अलग कोई दिखाना को कोई चाहेगा तभी वो दिखा नहीं पाएगा, हम पूरे एक रूप हो जाएंगे। वो भी संगम के मिट्टी में वो गुण रहते हैं, इसलिए संगमों की मिट्टी लाके हम उसके बीच में डालते हैं। और फिर आगे जाते हैं तो रथों की यानी रथ जहाँ चलते हैं वहां रथों के नीचे वाली मिट्टी भी लाते हैं, क्योंकि रथ जो होता है वो ऐश्वर्य होता है और ऐसा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए इसीलिए रथों की नीचे वाली मिट्टी भी हम लाते हैं। और ईंट जो होती है सबसे छोटा प्राणी है, उसके पाव के नीचे वाली भी मिट्टी हम लाते हैं। और बड़ा जो प्राणी होता है हाथी, उसके पावों के नीचे वाली भी मिट्टी लाते हैं। देखो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा है कि छोटे से छोटे प्राणी से भी कोई तो गुण होगा कि हमें वो प्राप्त करना चाहिए। तो ईंट के पास क्या गुण हो सकता है, तो यहाँ कहा है कि ईंट जो होती है वो सभी में उसके यहाँ संग्रह शक्ति होती है। यदि कोई छोटा सा कुछ खाना कोई कहाँ मिलेगा तो वो खाना अपने मुंह में पकड़ के खिंचवाते खिंचवाते अपने घर में वो लाती है और बाद में खाती है। जहां मिलेगा वहीं खाने शुरू कर दिया, ऐसा ईटी नहीं करती, हम अपने घर में लेके आती है और सभी इकट्ठा बैठ के वो खाती है। दूसरा जो है, जो कोई मिलेगा ना उसमें से कोई बचा के रखेगी और थोड़ा ही खाएगी। ये संग्रह करने की जो शक्ति है वो ईंट के पास है। दूसरी एक है कि यदि कोई किसी काम को वो शुरुआत करेगी तो काम समाप्ति तक, दिन हो रात हो सायंकाल हो या सुबह हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 24 घंटे काम में लग जाती है और पूरा काम होने के बाद ही वो अपने घर जाती है। तो ये भी गुण उसमें है। और तीसरा गुण है कि संग शक्ति, यानी इकट्ठा आके सभी एक रूप होके सभी इटिया काम में लग जाती है और अपने से बहुत सा गुण बड़ा या आकारमान से या वजन से कुछ बड़ा खाद्य लेके वो अपने घर में जाती है। हम सभी जगह पे देखते हैं। तो इसीलिए ईंट के घर वाली मिट्टी भी हम लाते हैं। मूंगी के घर की मिट्टी में लाते हैं, उसको मराठी में वारुळ बोलते हैं, संस्कृत में वल्मीक बोलते हैं। उसकी भी मिट्टी हम लाते हैं और हमारे वास्तुपति के साथ उसका निक्षेप करवाते हैं। यानी देखो, गज, अश्व, रथ्या, वल्मीक, यानी कोई जहाँ पे कोई साधना कर रहा हो या यदि कोई आश्रम होगा या वही जिस आश्रम में कोई साधक रहते हो, वहाँ साधना चल रही हो, यज्ञ चल रहा हो, वहाँ की मिट्टी लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी सात्विक गुणों से वो मिट्टी भरी रहती है। तो वो सात्विक गुण हमारे घर में आवे, इसलिए आश्रम की मिट्टी भी हम लाते हैं। और गोष्ठस्था मृदा, यानी जहाँ गाय को बांधा जाता है, गाय जहाँ रहती है वो उसको बोलते हैं गोष्ठ, गोठा बोलते हैं उसको, गोष्ठ बोलते हैं संस्कृत में। तो जहाँ गाय का घर होता है
वो गाय के पांव के नीचे वाली भी मिट्टी हम लाते हैं, क्योंकि गाय सभी प्राणियों में पवित्र जीव है। तो उसके पांव की नीचे वाली जो मिट्टी रहेगी तो उसमें गोबर और गोमूत्र तो रहेगा ही, उसका अंश तो उसमें रहेगा ही, यानी वो पवित्र मिट्टी रहेगी। तो वो लाके हम हमारे घर में रखते हैं, ताकि गाय की कृपा से हमारे घर में हमेशा पवित्र वातावरण रहे। इसलिए मिट्टी भी होती है, साथ में चावल भी होता है, शैवाल भी होता है और रत्न भी होते हैं, उसी के साथ सुवर्णों की प्रतिमा। लेकिन ऐसी ही प्रतिमा हमने लाई तो उसका निक्षेप हम करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो वो प्रतिमा लाके उसके ऊपर कुछ संस्कार करने पड़ेंगे। वो प्रतिमा लाने के बाद उसके ऊपर अग्निउत्तारण नामक संस्कार होता है, और भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, पूजा होती है, उसके सामने हवन हो जाता है। बाद में उस प्रतिमा के ऊपर देवत्व आ जाता है, और वो बाद में देवत्व आने के बाद हम उस प्रतिमा का निक्षेप करते हैं। ये वास्तु शांति में सभी में बहुत महत्वपूर्ण ये क्रियाएं है, और ये हम करते रहते हैं वास्तु शांति में। ये वास्तु शांति के बारे में मुझे बहुत सारा आपको ज्ञान देना है और कहना है, और बिल्कुल मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो हिंदी बांधव है उनको ये समझ में आएगा, और मराठी बांधव भी सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। इसलिए मैं हिंदी में कहने का यह प्रयास कर रहा हूँ। आगे आप देखते रहिए मेरा चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। इतनी प्रार्थना करता हूँ। आगे वाले वीडियो में फिर वास्तु शांति देखेंगे। मंगल मूर्ति मोरया।